हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर वंचना सिंह परिहार, पीसीएस ऑफिसर, एमपीपीएससी 2013 बैच। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन पीरियड का जो भी दिशा निर्देश है उसको पालन करते हुए अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों को, जिसमें मैंने एमपीपीएससी 2020 प्रारंभिक परीक्षा में फर्स्ट पेपर को कैसे क्वालिफाई करना है बताया था। उसके बाद मेरे पास स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स मिले हैं और कुछ फ़ोन कॉल्स आए हैं कि मैम हमें फॉरेस्ट रेंजर का भी एग्ज़ाम देना है, और चूंकि वो लोग फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम के लिए विलिंग है तो उन्हें सी सेट का पेपर कैसे क्वालिफाई किया जाए, सी सेट में क्या क्या पूछा जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इस बारे में जानकारी चाहिए। तो आज मैंने उसी पेपर को बताने के लिए ये वीडियो बनाया है, आप लोगों के लिए दिया है कि किस प्रकार से एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो सेकंड पेपर होता है, जिसे हम सी सेट का पेपर बोलते हैं, वो कैसा क्वेश्चन आता है, उसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस होता है और उसके लिए हमें क्या क्या रखना पड़ता है पढ़ने के लिए, किस प्रकार से पढ़ना रहता है और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं या फिर ऐसी क्या आवश्यकता है आपके जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ था हमारा, जिसमें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से हमारा सेकंड पेपर लाया गया था। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ये सी सेट हमारा है, इसका फुल फॉर्म क्या है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जब कोई भी व्यक्ति सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहा है तो उसके पास किस प्रकार का एप्टीट्यूड होना चाहिए, उस एप्टीट्यूड की परीक्षण करने के लिए लोक सेवा आयोग के द्वारा ये पेपर लाया गया है। ठीक है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट। अब आप समझ रहे होंगे कि सिविल सर्विस का मतलब हो गया लोक सेवा और एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अभिक्षमता परीक्षण करना। तो हमारे या आपके अंदर जब हम एक सिविल सेवक के रूप में आम जनता से मिलते हैं तो हमारे अंदर किस प्रकार की अभिक्षमता होनी चाहिए, इसका परीक्षण करने के लिए लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका सेकंड पेपर सी सेट का लाया गया था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो ये सेकंड पेपर है, इसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस में रखा गया है। तो सबसे पहला आपका लिखा हुआ है बोधगम्यता, कॉम्प्रिहेंसिव। हम सभी जानते हैं, बचपन से हमने पढ़ा हुआ है अपठित गद्यांश। ठीक है ना, हम सभी जिसको मतलब हम बोलते हैं कि अनसीन पैसेज हम सॉल्व करके आए हैं। बोधगम्यता का मतलब ही होता है कि कोई भी ऐसा आपका गद्यांश दिया गया है, कोई ऐसा पैराग्राफ दिया गया है जिसको पढ़ के आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। तो जो बोधगम्यता है यहाँ पर ये आपका इसलिए आया है कि आपको पैराग्राफ दिया रहता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जिस सिचुएशन को कई बार पैराग्राफ्स में बताया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रशासन क्यों चाहता है आपसे बोधगम्यता का पता करना, क्यों? क्योंकि जब आप शासन प्रशासन के अंग बनकर आते हो और काम करते हो तो आपके पास बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों को आप समझ पा रहे हो। कोई व्यक्ति आपके पास एप्लीकेशन लेके आ रहा है, आवेदन लेके आ रहा है, उस आवेदन को पढ़कर आप समझ पा रहे हो, डिसीजन तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। मतलब शासन प्रशासन की प्रक्रिया में जो ये आवेदन निर्देश इस प्रकार की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में हम किस प्रकार से बातों को समझते हैं और समझकर उनको किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोनों चीजों का परीक्षण हमारे सी सेट के इस पेपर में होता है, जिसके लिए आपके सिलेबस में बोधगम्यता का पार्ट रखा गया है। नेक्स्ट है आपका संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। हम जानते हैं कि संचार क्या होता है, आप लोग सभी जानते होंगे कि संचार का मतलब होता है साझा समझ। दो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कही गई बातों को अगर हम दूसरे तक समझा पा रहे हैं, मतलब यदि मैं आप लोगों को अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझा लूंगी, इसका मतलब है कि संचार हमारा प्रॉपर हुआ। यही चीज यहाँ पर वो देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास आवेदन करने वाले आवेदक हैं उनके पास संचार कौशल है कि नहीं। इसलिए हमारे सी सेट के पेपर में कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल, मतलब हम जब एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं तो हमारा किस प्रकार का बिहेवियर है, ये सारी चीजें जांच करने के लिए हमारे सिलेबस में कम्युनिकेशन रखा गया है। क्यों? क्योंकि आप सिविल सर्विसेज के रूप में आओगे, आपको
पूरा का पूरा जो डीलिंग है वो हमारी आम जनता के साथ पड़ती है, अन्यों के साथ पड़ती है। यदि हम अपनी बातें दूसरों तक नहीं समझा सकते हैं या हम दूसरों की बातों को नहीं समझ सकते हैं तो हम एक अच्छे लोक सेवक के रूप में खुद को साबित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड के अंतर्गत आपका कम्युनिकेशन स्किल का भी परीक्षण किया जाता है। अब बात आती है कि सिविल सर्विसेज के जो सीसेट का पेपर है उसमें कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो बहुत छोटा सा मैं आपको बता दूं, एक तो आपको कम्युनिकेशन जो थोड़ा सा सिलेबस होता है उस सिलेबस के अंतर्गत पूरा पढ़ना रहता है। सेकेंडली आपका जो कम्युनिकेशन है ये आपके अंदर की जो स्किल है वो भी रिप्रेजेंट करती है। कुछ क्वेश्चंस आपके थ्योरी से आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे एप्लीकेबल जो हमारे होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। मतलब कोई सिचुएशन दे दी गई है, उस सिचुएशन को समझना और उसके हिसाब से इंटरप्रेट करना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन से आते हैं। कम्युनिकेशन का पार्ट हमें थोड़ा सा पढ़ना रहता है, आपका एक यूनिट के रूप में रहता है। जो आपका नया सिलेबस है, नए सिलेबस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ दिया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रशासन के सिद्धांत हैं उस सिद्धांत के अंतर्गत भी हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी है, आप संचार वहां पढ़ोगे और सेम चीज आपकी सीसेट में यूज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल स्किल आपको देखनी है। एनालिटिकल पावर आपको देखा जाना है कि आप किसी भी चीज को किस प्रकार से अपनी तर्क शक्ति से सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से आपके अंतर्गत किसी भी चीज को एम्फेसाइज करना, किसी भी चीज का विश्लेषण करने की क्षमता है। यही चीज यहाँ पर सीसेट के पेपर में देखा जाना है। और इसके अंतर्गत आपकी जो लॉजिकल मतलब जो आपके वर्बल रीजनिंग हम उसको कहते हैं, और कोई सिचुएशन दी गई है उसमें आप अगर बहुत अच्छे से मैं बताना चाहूँ तो ये सिलेबस ऐसा होता है कि जिसमें आपको तर्क है, पूर्व धारणा है, आपके निष्कर्ष है, कथन दिए गए हैं, उसके ऊपर आपको निष्कर्ष बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते हैं जो यहाँ पर आपका तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के अंतर्गत आपको सॉल्व करने रहते हैं। फिर आपका आता है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सिविल सर्वेंट। क्यों? क्योंकि सिविल सर्वेंट को हर एक समय पर, हर पल सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक किसी जवाबदार जिम्मेदारी के पद पर होते हो तो आप बातों को टाल नहीं सकते हो। आपको अपने जो आपके पास अधिकार दिए गए हैं, जो आपका कर्तव्य है, उन कर्तव्यों और अपने अधिकारों के बीच में समन्वय बैठाते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत त्वरित निर्णय लेना होता है। और इसीलिए आपके इस पेपर में आपका डिसीजन मेकिंग का भी पार्ट रखा गया है। अब बात आती है कि हमारे प्री के क्वेश्चन में डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। मतलब क्या है, आपको एक सिचुएशन दे दी गई है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जैसे वर्तमान का एग्जांपल हम ले लेते हैं। वर्तमान में हम वैश्विक महामारी, वैश्विक जो हमारी आपदा है, उस आपदा से हम सभी घिरे हुए हैं, पूरा विश्व घिरा हुआ है। और इस महामारी में प्रशासन, शासन सभी जनता के लिए लगे हुए हैं और उन्हें हर समय पर आधे घंटे पहले प्रशासन कोई और निर्णय लेता है, आधे घंटे बाद परिस्थितियां बदलती हैं तो प्रशासन का अन्य निर्णय हमारे सामने आ जाता है। तो डिसीजन मेकिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सिविल सर्विसेज। यहाँ पर आपको, जब आप किसी लोक सेवक के रूप में काम कर रहे हो तो परिस्थिति अनुसार निर्णय लेना आप में होना चाहिए। इसी क्षमता का ज्ञान है कि नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए हमारे सिलेबस में डिसीजन मेकिंग रखा गया है। सेम चीज डिसीजन मेकिंग के लिए आपका कुछ थ्योरी पोर्शन होता है। हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में आप ये भी पढ़ोगे। और साथ ही साथ प्रशासन में हर्बर्ट साइमन हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। तो वो डिसीजन मेकिंग का जो थोड़ा बहुत आपका निर्णयन का पार्ट है उसे आपको पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़ना है और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपके प्री में आते हैं। तो यहाँ पर भी जिस प्रकार से हमने कम्युनिकेशन में देखा था, थ्योरी भी पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है। तो डिसीजन मेकिंग में भी सेम थ्योरी भी पढ़ना है और उसका आपको एप्लीकेशन भी पढ़ना है। तो एप्लीकेशन आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आता है। एक सिचुएशन दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो बेस्ट आपको आंसर लग रहा है आप उस परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लोगे। और फिर यदि आपका निर्णय लोक सेवा आयोग का निर्णय मैच कर जाता है तो आपका आंसर सही हो जाता है।
नेक्स्ट आपका है सामान्य मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, यहाँ पर बात कर रहे हैं। मतलब जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं रीजनिंग, रीजनिंग हमारी दो प्रकार की होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो यहाँ पर आपको जो सामान्य मानसिक योग्यता है वो आपको रीजनिंग से संबंधित सारा का सारा पढ़ना रहता है। इसी के अंतर्गत आपका सिलोजिज्म भी आ जाता है। तो ये आपका रीजनिंग वाला पार्ट यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट है आपका आधारभूत सांख्यिकी, आंकड़ों का निर्वचन एवं पर्याप्तता। मतलब यहाँ पर हमको क्या पढ़ना रहता है, जनरल मैथ्स, 10th तक की जो आपकी सिंपल मैथ्स होती है वो पढ़ना है। साथ ही साथ आपने लिखा है ना आंकड़ों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एवं डेटा सफिशिएंसी। मतलब यहाँ पर आपको जो हमारे सांख्यिकी के कुछ आपके जैसे बार डायग्राम है, पाई डायग्राम है, आपके मल्टीपल बार डायग्राम है, जो सांख्यिकी का थोड़ा बहुत आपका पार्ट होता है वो भी यहाँ पर आपको देखना पड़ता है। हमारे क्वेश्चन बनते हैं, पाई डायग्राम से कोई क्वेश्चन दे देता है, एक पाई डायग्राम दे देगा उसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन बना देगा, एक बार डायग्राम दे देगा उसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन बना देगा। तो इस प्रकार से आपका क्या रहता है कि यदि इस वाले पोर्शन से पूछा जा रहा है आपके स्टैट्स वाले में से, तो एक ही क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब अगर आपने सांख्यिकी अच्छे से की हुई है तो आप 5 क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से दे दोगे। एक क्वेश्चन हमेशा रहता भी है, मतलब ये मान के चलिए कि इसमें आप छोड़ नहीं सकते हो कि चलो हम इसे छोड़ दें। एक क्वेश्चन इन द सेंस 5 क्वेश्चन, एक आपका पाई डायग्राम या फिर आपका बार डायग्राम होता ही होता है, और बाकी आपकी जनरल मैथ्स होती है। मैथ्स में आपका एवरेज के क्वेश्चन होते हैं, आपके चक्रवृद्धि ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेशियो होता है आपका, जो आपके ये गति वाले क्वेश्चन होते हैं, स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं, मजदूर कार्य और ये वाले होते हैं। तो इस प्रकार के आपके जो जनरल मैथ्स हैं जिनको हम कहते हैं कि 10th तक के, 7th से लेकर आपके 10th तक की मैथ्स यहाँ पर आती है, जो जनरल मैथ्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका सिलेबस में हिंदी भाषा में बोधगम्यता। मतलब ये है कि यहाँ पर जो बोधगम्यता पूछी गई है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होता है, ठीक है ना। बोधगम्यता के जो पहले क्वेश्चंस होंगे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषा में बोधगम्यता लिखी हुई है इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होगा। टोटल और टोटल ये आपका क्या है, हिंदी भाषा आपकी देखी जाती है कि आपसे हिंदी आ रही है कि नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी आपको जनता से बात करनी है, जैसे भी बात करनी है, आपको हिंदी में बात करनी होगी। जरूरी नहीं है कि सभी इंग्लिश समझ सकें। इस वजह से आपकी हिंदी भाषा की जो जानकारी है उसका भी परीक्षण होता है। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन इनमें बटे हुए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा के होते हैं। अब यहाँ पर हिंदी में आपका अपठित गद्यांश होता है, एक आपका अनसीन पैसेज रहेगा, और 4 इस प्रकार से आएंगे और चारों में आपके 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, जिसके अंतर्गत आपका नॉर्मल होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। कभी शीर्षक पूछ रहा है या फिर किसी उसी के अंतर्गत तत्सम तद्भव संधि समास, इस प्रकार का आपका ग्रामर पोर्शन वहां पर पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है। मेंस में 200 मार्क्स का हिंदी का पेपर प्लस 100 मार्क्स का आपका ऐसे एवं प्रारूप लेखन, 300 मार्क्स आपकी मेंस में होती है। तो यदि हम वहां तैयारी कर रहे हैं तो ये 20 क्वेश्चन आपके किसी भी हाल में गलत नहीं होते हैं। तो सी सेट में आपके इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे, ये मैं आपको दोबारा बताऊंगी। फॉरेस्ट रेंजर के लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर 1 और पेपर 2, जीएस का पेपर और सी सेट का पेपर, दोनों के 100 क्वेश्चन मिला के जो 200 क्वेश्चंस होते हैं, 400 मार्क्स के होते हैं, उनकी दोनों की कंबाइन करके आपकी मेरिट बनती है। तो फॉरेस्ट रेंजर के एग्जाम के लिए आपको दोनों पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर के लिए सी सेट आपका केवल क्वालिफाइंग होता है, 40 क्वेश्चन मतलब 40% क्वालिफाई होता है। 100 में से यदि 40 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप क्वालिफाई कर सकते हो। और उसके बाद आपका जो ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो फॉरेस्ट रेंजर का जो मेंस होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेंस होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सी सेट के पेपर में हमें कैसे तैयारी अपनी करनी है। ये कहीं पर भी आप लोग अगर किसी को कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है या मैथ्स बैकग्राउंड वाला बंदा है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाता है। एसआई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाता है। मतलब जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो सी सेट का पेपर होता है वो बहुत इजी हो जाता है और बहुत आराम से आप लोग इसको कर सकते हो। तो यदि आप फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सी सेट के पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।